जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्लोअर ग्रोथ एंड अ टाइटर फिस्कल, ये आपके थर्ड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 का प्रभाव वैश्विक के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी कमजोर होगा। विभिन्न संस्थानों ने 2020-21 के लिए भारत की विकास संभावनाओं का आकलन 0.8%, फिच से 4.0% एशियाई विकास बैंक ने किया है। यह विस्तृत श्रृंखला इन पूर्वानुमानों की अनिश्चितता और स्थायी प्रकृति की सीमा को इंगित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर 1.9%, चीन की 1.2% और वैश्विक विकास -3% पर अनुमान लगाया है। भारत के लिए वास्तविक विकास परिणाम पर इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था की गति किस गति से खुलने वाली है। अगला हम उस समूह पर विचार करते हैं जो अधिकतम व्यवधान ग्रुप डी से ग्रसित होने की संभावना है। इसमें व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार के व्यापक समूह के तहत व्यापार, होटल, रेस्तरां, यात्रा और पर्यटन शामिल हैं। यह क्षेत्र 2019-20 के विकास प्रदर्शन का 30% दिखाने में सक्षम हो सकता है। समूह बी में 4 क्षेत्र शामिल हैं जो 2019-20 के विकास प्रदर्शन का 50% दिखाते हुए औसत व्यवधान का सामना कर सकते हैं। ये क्षेत्र खनन, उत्खनन, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं, निर्माण और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं हैं। अंतिम समूह ग्रुप सी में हम विनिर्माण को 2019-20 में महत्वपूर्ण वृद्धि क्षरण का सामना कर रहे हैं। मांग का समर्थन करके इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करना संभव है। ग्रुप ए में कृषि आधारित क्षेत्र आता है जो इस समय रबी की फसल की कटाई हुई है और आशा है कि इसमें कोई समस्या नहीं आई है और पूरी तरह गेहूं का उपलब्धि हुई है, बशर्ते कि बाजार सही से उपलब्ध हो जाए और इन्हें किसानों को भी उचित मूल्य मिल जाए ताकि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी ना हो। अब तक की गई मौद्रिक नीति में पहलों में रेपो दर में 4.4% तक की कमी, रिवर्स रेपो रेट में 3.75% और नगद आरक्षित अनुपात में 3% की कमी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई विशेष वित्त पोषण सुविधाएं भी खोली हैं। लॉकडाउन हटने के बाद ही इन कार्यों का आउटपुट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन उपायों को एक उपयुक्त राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा पूरा करने की आवश्यकता है। हालांकि उद्योग एक बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके मुकाबले कुल उपलब्ध संसाधन जीडीपी का सबसे अच्छा 9.5% हो सकता है, जिसमें 7.0% पर निजी क्षेत्र की अतिरिक्त बचत, 1.5% की सार्वजनिक क्षेत्र की बचत और 1% जीडीपी की शुद्ध पूंजी प्रवाह शामिल है। जीडीपी के 4% अंकों के दर के परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के लिए उधार की लागत बढ़ सकती है। इस अंतर को शुद्ध पूंजी प्रवाह को बढ़ाने सहित विदेशों से उधार लेने और सेंट के घाटे के कुछ हिस्से का विमुद्रीकरण करके बढ़ाया जा सकता है। यह एक सामान्य अभ्यास नहीं बन सकता। अगला आर्टिकल है इरेडिकेट इट। ये आपके सोशल इशू से संबंधित है। सूडान में एक फैसला आया है, उस पर आधारित है। महिला जननांग विकृति एफजीएम के प्रचलन को रेखांकित करने का सूडान का निर्णय एक ऐसे देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है जो अभी भी तानाशाही से लोकतंत्र तक संक्रमण में है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लगभग 87% सूडानी महिलाओं ने बचपन के दौरान गैर चिकित्सा आधार पर अपनी बाहरी जननांग को हटा दिया था। इससे उन्हें जीवन भर भावनात्मक और शारीरिक चोटें लगी थीं, जबकि नवीनतम उपाय का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। प्रचारकों को इस रिवाज के खिलाफ एक बदलाव के बारे में सतर्क रहना है। इसे वैवाहिक जीवन से पहले महत्वपूर्ण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान, मिस्र, नाइजीरिया, जिबूती और सेनेगल और कुछ एशिया सहित कई अफ्रीकी देशों में 200 मिलियन से अधिक महिलाएं इस क्रूर सामाजिक रिवाज के अधीन हैं, जबकि क्षति को ठीक करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। केन्या में जहां 2011 में इस प्रथा का अपराधीकरण किया गया, पिछले साल
सरकार की रणनीति में खतना के लिए लड़कियों का परीक्षण करने की आवश्यकता थी, जिसमें पीड़ितों के उत्पीड़न और गोपनीयता के उल्लंघन की चिंता थी। ये प्रथाएं बताती हैं कि केवल कानून ही इस प्रथा को रोक नहीं सकता है, इसमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। सरकार को इसे मिटाना होगा। हाल के महीनों में पेश किए गए लिंग सुधार को मजबूत करने के लिए देश की प्रगतिशील धाराओं और लोकतांत्रिक संक्रमण को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर सुधरी। प्रति हजार होने वाली मृत्यु 35 से कम होकर हुई 32, राष्ट्रीय दर के बराबर। राज्य में जच्चा बच्चा की सेहत पर फोकस का नतीजा है कि एक साल में लगभग 10,000 बच्चों की जानें बचा ली गईं। यह खुलासा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2020 के बुलेटिन से हुआ है। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य की शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। प्रति हजार होने वाली बच्चों की मृत्यु 35 से कम होकर 32 हो गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का नतीजा है कि जन्म के समय प्रति हजार 3 और बच्चों की जान बच गई। अब बिहार का शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गया। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक की राज्य शाखा के पूर्व सचिव डॉक्टर NK अग्रवाल और दी चार्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के सीनियर फेलो डॉक्टर विकास केसरी ने बताया कि शिशु मृत्यु दर में 3 अंकों की कमी होने से सालाना लगभग 10,000 बच्चों की जान बचेगी। यह राज्य की बड़ी उपलब्धि है। मात्र मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम। बिहार ने मृत्यु दर पर भी लगाम लगाई है। यह दर भी राष्ट्रीय आंकड़े 6.2 से नीचे चली गई है। बिहार में यह प्रति हजार 5.8% है, जो राष्ट्रीय दर से 0.4 कम है। जन्म दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2017 के 26.4 की तुलना में 26.2 रह गया है। जांच इलाज में सुधार से संभव हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी की बड़ी वजह जेंडर आधारित भेदभाव पूर्ण में कमी और प्रसव पूर्ण होने वाली जांच में हुए सुधार हैं। बेहतर टीकाकरण, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई, जिला अस्पतालों में नवजात की देखभाल के लिए SNCU और लड़कियों की शादी की उम्र में हुई बढ़ोतरी जैसे सामाजिक कारक भी इसमें सहायक हैं। भारत को नीचा दिखाने वाला सर्वेक्षण, ये दैनिक जागरण का आर्टिकल है। पेरिस स्थित गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF विभिन्न देशों में पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता की स्थिति की नवीनतम सूची के साथ सामने आया है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े जीवंत और उदार लोकतंत्र यानी भारत को 180 देशों में 142वें स्थान पर रखा गया है। पिछली सूची में भारत 140वें स्थान पर था। आखिर RSF ने भारत को प्रेस की आज़ादी के मामले में इतना नीचे क्यों रखा है? यह जानने के लिए इस संगठन के लोकतंत्र के प्रति समझ और उसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना होगा। RSF प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का निर्धारण अपने द्वारा तैयार प्रश्नावली का विशेषज्ञों द्वारा तैयार दिए गए जवाबों से करता है। इस प्रश्नावली में दिए गए जवाबों में मीडिया की स्वतंत्रता, माहौल और स्व सेंसरशिप, विधायी ढांचे, पारदर्शिता से संबंधित 87 सवाल हैं। RSF ने यह प्रश्नावली दुनिया के 18 NGO और 150 संवाददाताओं और शोधकर्ताओं को तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आदि को भेजी। केवल 10% उत्तर देने वाले विदेशी संवाददाता थे। एक तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए सर्वेक्षण का यह आकार बहुत छोटा है और दूसरे उत्तर देने के लिए जिनको चुना गया उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। निसंदेह बेहतर लोकतांत्रिक वातावरण के लिए स्वतंत्र प्रेस अनिवार्य है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि RSF ने लोकतांत्रिक सरकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता, धर्म और राज्य के पृथक्करण, कानून के समक्ष समता के अधिकार, लैंगिक समानता आदि को कोई अहमियत नहीं दी। उसकी विसंगति तब और स्पष्ट हो जाती है जब कुछ ऐसे राष्ट्र उसकी रैंकिंग में भारत से आगे दिखते हैं जहां भारत के मुकाबले लोकतंत्र अधिकार सीमित है। इस रैंकिंग में बर्किना फासो 36वें नंबर पर है। इस देश के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग की ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट में कहा गया कि वहां गुलामी अभी भी जारी है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार इस देश में अनुमानतः 82,000 लोग आधुनिक गुलामी के तहत रह रहे हैं। मालदीव 79वें स्थान पर है, जबकि उसके संविधान में कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत मालदीव में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। वास्तव में RSF
द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली अत्यधिक संदिग्ध है। आरएसएफ प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा भी नहीं बताता। आरएसएफ का काम आत्मपरक, पक्षपाती और गैर पारदर्शी है। इसी वजह से उसके निष्कर्षों को चुनौती दी जानी चाहिए। आरएसएफ को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए और अन्य संविधानों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए। उसे उन मजबूत संस्थानों को देखना चाहिए जो भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। उसे वैश्विक रैंकिंग तैयार करने से पहले खुद के लिए लोकतंत्र को परिभाषित करना चाहिए। आज के लिए इतना ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।